रिसेंट एक केस सामने आया है जो सुर्खियों में चर्चाओं में जो असम की एक कंटेंट क्रिएटर थी। उसकी कैसे बेंगलुरु में एक होटल में एक सर्विस अपार्टमेंट में बेरहमी से हत्या की गई। तो वो कैसे असम से वो बेंगलुरु जाती है और फिर वहाँ एक लड़के के साथ दोस्ती होती है एक ऐप्स के ज़रिए, एक डेटिंग ऐप्स के ज़रिए, और फिर उसे बेंगलुरु बुलाती है। उसे वो अपनी एक कंपनी में काम में लगाती है और फिर उसी ने उस लड़की को मौत के घाट उतारा। तो आइए सुनाते हैं पूरे कहानी क्या है। नमस्कार, आदाब, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी में। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अपने ख्याल रख रहे होंगे और अपने परिजनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। असम की एक लड़की जिसका नाम होता है माया गोगोई डेका, आज से करीब 4 साल पहले वो बेंगलुरु गई थी। वो हाँ जॉब करती थी, एक कंपनी में जॉब करती थी। अच्छा खासा पैसा था, सैलरी अच्छे ठीक ठाक थी, बढ़िया थी। वो जो कंटेंट क्रिएटर भी, जो वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी थी। तो वहाँ एक काजिन और एक बड़ी बहन के साथ वो रह रही थी, सब ठीक ठाक था। इसी दौरान एक ऐप्स में वो एक्टिव रहती थी। उस ऐप्स के जरिए एक लड़का से उसका जान पहचान होता है और वो लड़का है केरल के आरब। तो आरब हानोई का उम्र करीब 21 साल, जो माया को गई है, माया का उम्र करीब 19 साल के आसपास थी। अब दोनों एक ऐप्स के जरिए ये लोग एक दूसरे के करीब आते हैं, बम्बल ऐप्स के जरिए। अब बम्बल ऐप्स के जरिए जब ये लोग, वो भी एक्टिव था लड़का। अब दोनों उसमें बातचीत होता है। अब कुछ दिन बीतता है और फिर जो आरोप है वो कहता है कि वो मिलने की ख्वाहिश जताता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन केरल और बेंगलुरु का फैसला बहुत है। अब जो माया है वो कहती है ठीक है तुम आ जाओ, देखती हूँ कि बेंगलुरु में कुछ किया जाए, बेंगलुरु में ही कुछ करूँगी। अब वो आरोप बेंगलुरु आ जाता है। आने के बाद माया ने एक कंपनी से बात की और फिर उस कंपनी में काम में लगा दिया। वो काम उस कंपनी में ज्वाइन करता है और 15,000 सैलरी के तौर पर वो नौकरी में लग जाता है। अब आरोप भी बेंगलुरु में है और माया भी, दोनों ठीक ठाक है, दोनों का अक्सर बातें होता था। अब जब आरोप बेंगलुरु आ गया तो आरोप देखता है कि माया जो है उसका होम टाउन का कुछ गुवाहाटी का, वो गुवाहाटी की रहने वाली थी, गुवाहाटी का कुछ दोस्त है उसका, लड़के भी है लड़की भी है, उनसे बहुत करीब से मिलती है और उसको उनसे बातचीत भी करती है। तो उससे उसको थोड़ा बुरा लगने लगा। अब जब आरोप यहाँ बेंगलुरु आता है तो कहता है कि देखो हम दोनों लिविंग में रहते हैं, क्योंकि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, एक दूसरे के प्यार करता हो, तो चलो हम लिविंग में रहते हैं। लेकिन माया गोगोई जो है उसको लगा शायद कि आजकल ऐसे बहुत सारे केस हुआ है जो लिविंग में रहते हुए उनको मर्डर की गई है। तो शायद ये सब चीज़ों को देखते हुए उसने उसमें माना कर दिया कि नहीं, मैं लिविंग में नहीं रह सकती। लेकिन उसका दूसरा भी वजह है कि उसका एक काजिन सिस्टर और एक बड़ी बहन है, वहाँ रहती है, उनका साथ वो एक ही अपार्टमेंट शेयर कर रही थी। तो कैसे वो ये छोड़कर आरोप के साथ रह सकती है, शायद ये भी दूसरा वजह है। तो माया जो है वो साफ साफ मना कर देती है, कहती है नहीं, मैं तुम्हारे साथ लिविंग में नहीं रह सकती। ठीक है, हम मिलेंगे, बात करेंगे, घूमने जाएंगे, लेकिन हम लिविंग में एक साथ नहीं रह सकती। अब कुछ दिन बीतता है, आरोप को एक चीज़ खाया जा रहा था जो उसका जो आसपास जो उसका होम टाउन के लड़के लोग हैं उसका बहुत करीब से मिलता है। बहुत गुस्सा मन मन में वो गुस्सा पाल रखा था, उसका जेलेसी फील हो रहा था। तो आता है 23 नवंबर, वो दिन 23 नवंबर करीब आरोप बेंगलुरु आया हुआ 6 महीना हो चुका है। तो 23 नवंबर के दिन वो कहता है कि चलो हम कभी घूमने जाते हैं, कोई होटल में रूम लेंगे और वहाँ एक दिन के लिए बैठेंगे, क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर हम आपस आ जाएंगे। अब वो माया तैयार हो जाती है, माया कहती है ठीक है। अब दोनों एक बेंगलुरु में एक रॉयल लिविंग अपार्टमेंट जो सर्विस सेंटर है वहाँ जाते हैं और दुलु गुहा पहुँचते हैं। एक माया है और दूसरा आरोप। अब दोनों एक रूम बुक करने के बाद सिर्फ 12 घंटा, एक दिन के लिए उसने रूम बुक की थी। लेकिन वो 23 तारीख को उस रूम में दाखिल होता है। कुछ सीसीटीवी कैमरे में उसका जो वीडियो वगैरह है वो भी सामने आ रहा है। तो वो अंदर जब रूम में जाता है, जाने के बाद आरोप का कहना है कि उसका साथ उसने शारीरिक संबंध भी बनाया और फिर उन लोगों का भी कुछ बातों को लेकर झगड़ा हुआ। अब क्या बातों को लेकर झगड़ा हुआ पता नहीं। अब झगड़ा हुआ, 23 पार हुआ, 24 हुआ, अब एक एक करके दिन बढ़ते गया।
ये लोग बढ़ाते गए कि नहीं, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, ऐसे 23, 24, 25, अब 3 दिन बीत जाता है। अब 26 का दिन आता है। 26 तारीख को आरोप वहाँ से भाग जाता है। वो उस रूम से बाहर निकलता है, बाहर से वो ऐसे लॉक करके, जो कुंडी है वो लॉक करके वहाँ से चला जाता है। वो लॉक नहीं करता है। अब दरवाज़ा ऐसे ही लगा के चला जाता है। होटल का स्टाफ रूम की तरफ जाता है, रूम में नॉक करता है, लेकिन रूम नहीं खुल रहा था। दूसरे दिन रेस्पॉन्ड आ रहा था, लेकिन उस दिन कोई रेस्पॉन्ड भी नहीं है। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो दरवाज़ा खुल के देखा जाए, क्योंकि उन्होंने कोई खाना भी नहीं मंगवा रहे। जब से वो लोग होटल में आया है तब से कोई खाना भी ऑर्डर नहीं की। अब वो दरवाज़ा खुलता है और जब होटल का स्टाफ, हाउसकीपिंग का स्टाफ अंदर दाखिल होता है तो जो देखता है वह कोई रूमटे खाली कर देने वाला है, क्योंकि जो माया गोगोई डेका है उसका लाश फर्श पर पड़ा हुआ है, खून से लथपथ है। जो बेड है उस पर भी पूरे खून से लथपथ पड़ा हुआ था, खून बिखरा हुआ था। अब पुलिस को खबर दी जाती है, पुलिस पहुंचता है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। पुलिस सबसे पहले उस होटल का, उस सर्विस अपार्टमेंट का सीसीटीवी कैमरा खंगालता है और फिर देखता है कि वो वहाँ से जा रहा है। अब वो क्या करता है, वहाँ से निकलता है और फिर वहाँ से एक कैब बुक करता है। करने के बाद एक रेलवे स्टेशन जाता है। वहाँ से रेलवे स्टेशन से वो एक स्टेशन से दूसरा, दूसरा से तीसरा। अब पुलिस उस कैब ड्राइवर को ढूंढता है। ढूंढने के बाद उस कैब ड्राइवर को भी मिल जाता है। अब कैब ड्राइवर को पूछा जाता है कि उसको कहाँ तक छोड़ा। वो कहता है कि उस रेलवे स्टेशन में, रायपुर रेलवे स्टेशन में छोड़ा। फिर उसने पहले वहाँ से रायपुर गया और फिर वहाँ से उसने यूपी, एमपी कोई ऐसे जगहों में गया। जाने के बाद वो फिर वापस यूपी में आया, अब बनारसी में आया। लास्ट लोकेशन उसका बनारसी दिखा रहा है। अब पुलिस ने 3 टीम गठित करती है कि उसको पकड़ा जाए वहाँ, क्योंकि वो केरल का रहने वाला था। तो एक टीम को केरल में भेजा जाता है, दूसरे टीम को इलेक्ट्रिक जो एविडेंस है उसको इकट्ठा करने के लिए, उसका मूवमेंट क्या है वो जानने के लिए, और जो तीसरे टीम है वो उसको दूसरे जगह भेजा जाता है, दूसरे कामों के लिए भेजा जाता है। अब बेंगलुरु में ही रहता है और दूसरा इन्वेस्टिगेशन करता है। अब उधर पता चलता है कि वो पहले यूपी से एमपी गया, फिर एमपी से वापस वो यूपी आया और बनारसी में लास्ट लोकेशन दिखा रहा है। क्योंकि उसका मोबाइल में भी ट्राई की जाती है, लेकिन मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ था। कभी कभार उसने स्विच ऑन करता है। अब जब लास्ट लोकेशन बनारसी में दिखाता है तो यूपी पुलिस से संपर्क की जाती है और यूपी पुलिस वहाँ तो पहुँचते उसका पहले ही वो वहाँ से निकल चुका था। अब उनका थ्योरी था कि वो उनका मूवमेंट से पता चल रहा था, फिर वापस बेंगलुरु आ रहा था। अब वो बेंगलुरु तो उन्होंने पहले ही तैयारी कर रखा था, तो उसका पहले वो वहाँ बेंगलुरु आया और बेंगलुरु से एक एयरपोर्ट जाने के लिए उसने जो गाड़ी पकड़ा और एक कैब बुक की, और जब एयरपोर्ट के बाहर से उसको पुलिस ने पकड़ लिया। अब वो पुलिस उसको पकड़ के लेकर आता है। अब उसे पूछताछ शुरू करता है। शुरू में जो पता चलता है कि आरोप खाने का जो बचपन है वो बहुत मुश्किल से गुजरा है, बहुत कुछ ऐसे झेला है। वो कहता है कि बचपन में उसका जो माँ और पिता का डिवोर्स हो गया, वो खुद देखा है। पहले जो उसका जो बायोलॉजिकल पिता था वो बचपन में दोनों का अक्सर लड़ाई झगड़ा होता था, उसके बाद दोनों का डिवोर्स हो गया। डिवोर्स होने के बाद वो दूसरा, उसका माँ है वो दूसरा शादी करती है। दूसरा शादी करने के बाद आरोप को लगा ठीक है चलो कर लिया, अगर मेरा भी ख्याल ठीक से रखे तो ठीक है। लेकिन जो दूसरा पिता है वो आरोप का ख्याल नहीं रखता था। कुछ दिन बीतता है और फिर उसका माँ का भी ख्याल नहीं रखता है। अब आरोप का माँ जो है वो कहती है नहीं, इसका साथ भी नहीं रह पाएगी। अब वो उससे भी डिवोर्स दे देती है। अब आरोप को लगा कि शायद आप पट्टी में आएगी वापस, क्योंकि वो दूसरा का साथ भी डिवोर्स हो गया, दोनों ठीक ठाक रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर आरोप की जो माँ है वो तीसरी शादी कर लेती है। जैसे तीसरी शादी करती है, आरोप को लगा कि नहीं, अब मेरा माँ के साथ नहीं रहने का लायक नहीं, अब मैं माँ के साथ नहीं रहूँगा। अब वो दादा से संपर्क करता है, जो पहले पिता का जो फादर है, वो एक्स आर्मी था, क्योंकि वो आर्मी में नौकरी कर चुका था। अब उनसे संपर्क करता है। वो भी जानता है कि उसका जो बहू है वो तीसरी बार शादी कर रही है, तो वो बुला लेता है अपनी नाती को। और उसका माँ जो है वो भी एतराज़ नहीं जाता थी, वो भी खुशी खुशी दे देती है कि ठीक है चलो उसका दादा का साथ रहेगा तो ठीक ठाक होगा। अब वो अपने दादा के पास चला जाता है। तो इसीलिए उसका बचपन बहुत मुश्किल से गुजरा। उसको उतना जो उसको प्यार मिलना चाहिए था वो मिला नहीं था। उसके बाद दादा ने उसको कॉलेज में दाखिला दी और फिर उसने पढ़ाई की। बीबीए उसने कंप्लीट करने की कोशिश की, लेकिन कोई सब्जेक्ट में वो फेल हो चुका था। अब क्या करें, इसी दौरान उसने
एक बम्बल ऐप जो है उसमें अपनी अकाउंट खोल रखा था, वो उसमें एक्टिव रहता था। अब वो बेंगलुरु के एक लड़की से उसका संपर्क होता है जिसका नाम माया गोगोई होता है। वो मूल रूप से रहने वाली आसाम गुवाहाटी की रहने वाली होती है। कहा जाता है उसका जो दादा है वो कांग्रेस का दिन में वो कुछ मंत्री भी थे। तो उसका संपर्क में आता है और फिर उससे बातचीत शुरू होता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे का अपने मन की बात शेयर करते हैं, दोनों में प्यार होता है और फिर वो उसको मिलने की ख्वाहिश जताता है। और जो माया गोगोई वो कहती है कि ठीक है, तुम बेंगलुरु आ जाओ, तुम्हारे लिए मैं कुछ करती हूँ। और फिर वो बेंगलुरु आ जाता है और उसे कंपनी में काम में भी ज्वाइन करवा देता है। और दोनों अब मिलने लगते हैं, घूमने लगते हैं। लेकिन वहाँ आने के बाद जब आरोप ने देखा कि उसका जो गर्लफ्रेंड है माया, वो उसका जो गांव के लोग हैं, उसका जो होम टाउन के लोग हैं, उनका साथ बहुत करीब से मिल रही है, उसको बहुत जलन होता है, बहुत गुस्सा आता है। उसने वो भी कहा कि चलो हम लिविंग में रहते हैं, लेकिन ये तो यार नहीं होती। इससे भी उसका अंदर खुन्नस पाल रखा है। अब वो उस होटल में 23 तारीख को जाता है। उसके बाद दोनों पहले तो संबंध बनाते हैं और फिर उसका कोई चीज़ों को लेकर, ऐसो बातों को लेकर उसका साथ झगड़ा होता है। और फिर जब वो झगड़ा होता है, वो दूसरे दिन मन मन में इसी गुस्सा पाल रखा था, उसने एक ऐप्स के जरिए जो जेप्टो ऐप, उसका जरिए 2 चीज़ मंगवाता है, ऑर्डर करता है। और वो 2 चीज़ था, एक था चाकू और एक था लाइनन की रस्सी। अब 2 चीज़ क्यों मंगवाया पता नहीं, वो मंगवाता है। उसके बाद वो खुद उसको रिसीव करता है 24 तारीख को। कुछ देर में वो ऑर्डर वहाँ पहुँच जाता है और फिर वो रिसीव करता है और फिर लेकर उस रूम में जाता है। जाने के बाद माया पर हमला करता है, माया को मौत के घाट उतारता है। उसका 2 दिन बाद जब पुलिस वहाँ पहुँचता है तो पुलिस को भी पता चलता है। दरअसल जब 2 दिन वहाँ वो लाश के पास ही बैठा हुआ था, वो लगातार सिगरेट पी रहा था। एक सिगरेट खत्म होता है, दूसरा जलाता है और वो वहाँ बैठता है, कुछ सोचता है, फिर वो उधर उधर बैठता है। लेकिन उसने कभी वो जो खून बिखरा हुआ है, जो फर्श पर खून पड़ा हुआ है, वो कभी साफ करने की कोशिश नहीं की। उसने तमाम सिगरेट पी, वहाँ एक के बाद एक सिगरेट पी और कुछ सुस्ता रहा। जब 2 दिन बाद उसको लगा कि लाश से बदबू आना स्टार्ट हुआ, तो उसको लगा शायद अब पकड़ा जाऊंगा, उसका पहले वहाँ से भाग जाना सही है। इसीलिए उसने वो वहाँ से भाग गया। पुलिस को जब वो अंदर दाखिल हुआ तो पुलिस को भी लग गया कि ये 2 दिन हो चुका है लाश का, क्योंकि उस पे से वो सड़ने लगा था, सड़ना शुरू हो गया, तो उसमें बदबू आ रहा था। अब वहाँ से तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब उसको पूछा जाता है, तुम जो माया है वो तो तुमने तो माया को प्यार करता था, तो फिर उसको तुम क्यों मारा, मौत के घाट क्यों उतारा? लेकिन वो आरोप जो है वो बताता है कि नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, मैं मारा है, मैं मान रहा हूँ कि मैंने मारा। आप मुझे भी आप गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसका मोटिव क्या हो मैं आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको नहीं बल्कि किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन पुलिस तमाम कोशिश करते हैं, शक्ति से उसे पूछताछ करते हैं, लेकिन ये एक ही बात में लगा हुआ है कि नहीं, मैं नहीं बताऊंगा मोटिव। लेकिन पुलिस को थ्योरी यही है कि जो उसका जलन और जलेसी की वजह से, जो अपनी गांव के लोगों के साथ इतना करीब से मिलता था, इसी वजह से उसने माया की हत्या की। क्योंकि जो आरोप है वो बेंगलुरु में अकेला था, उसका कोई नहीं था। जो माया है उसका होम टाउन का कोई लोग थे वहाँ मौजूद थे, उनका साथ अच्छा से मिलता था, बहुत करीब से मिलता था। तो उसको जलेसी होता था, क्योंकि बचपन से वो उसका सही प्यार नहीं मिला, उसको माँ और पिताजी का प्यार नहीं मिला, इसीलिए बचपन से उसका अंदर कुछ अलग फीलिंग था। अब वो सोचा कि मैंने इसके लिए अपने और घर बार सब छोड़कर बेंगलुरु में आया, और वो मेरा साथ लिविंग में भी रहने के लिए मना कर रही है, तैयार नहीं है, और फिर मेरा सामने ही वो खुल्लम खुल्ला उसका दोस्तों के साथ मिलती है। इसी वजह से उसको शायद बहुत गुस्सा आया और उसने उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन पुलिस का कहना है, जो डीजीपी है उनको कहना है कि वो फिलहाल कस्टडी में है और टाइम है तो उससे उगाल देंगे कि वजह क्या है, किस वजह से उसने उसका गर्लफ्रेंड को हत्या की है। तो फिलहाल यही था कहानी। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और इस कहानी के बारे में आपका मन में क्या विचार है और क्या मोटिव हो सकता है, जो कहानी सुनने का बाद आपको लग रहा है, वो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।